हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर कुछ बेसिक जानकारी दी आप लोगों को। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को बताया था वो क्या था, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक क्या है, स्थितिज युक्ति। ट्रांसफार्मर क्या है, स्थितिज युक्ति है। तो आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर एक स्थितिज युक्ति है जिसके अंदर कोई भी घूर्णमान पार्ट, कोई भी घूर्णमान पार्ट या हिस्सा नहीं होता। ध्यान रखना, जब आपको पता है घूर्णमान पार्ट्स नहीं होगा या चलायमान पार्ट्स नहीं होगा तो उसके अंदर कौन से लॉसेज नहीं होंगे, घर्षण हानियां या यांत्रिक हानियां नहीं होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसके अंदर कोई भी यांत्रिक हानियां ऐसा कुछ नहीं है कि घर्षण हानियों को यांत्रिक हानि कहते हैं। कौन कौन सी हानियां यांत्रिक हानियों के अंदर आती हैं, कल भी बताया था, कल ऑब्जेक्टिव जब पढ़ रहा था। हाँ, हम लोग कह सकते हैं यांत्रिक हानियों में एक तो होती है घर्षण हानि और एक घर्षण हानि और विंडेज हानि। क्या, विंडेज हानियां। विंडेज हानियां कौन सी होती है, जो वायु घर्षण के कारण होती है। किसके कारण होती है, विंडेज हानियां नहीं होती हैं। ध्यान रखना, नहीं होती हैं। और विंडेज हानियां अगर नहीं होंगी तो यांत्रिक हानियां नहीं होंगी तो सिर्फ कौन सी लॉसेज होंगी, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। कौन से लॉसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेज। इलेक्ट्रिकल लॉसेज किन लॉसेजों को कहा जाता है, वे लॉसेज जो विद्युत धारा के कारण या विद्युत धारा में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमारे कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज। कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज किस लॉसेज के अंतर्गत रखे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेज के अंदर रखे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। कौन से लॉसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। इलेक्ट्रिकल लॉसेज मुख्यतः देखे जाएं तो दो प्रकार के होते हैं। कौन से, हमारे ताम्र हानियां। कौन सी, ताम्र हानियां। अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, डिटेल में आगे जब लॉसेज के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तब बात करेंगे ताम्र हानियां कैसी होती है और आयरन लॉसेज या तो हमारे चुंबकीय हानियां कैसी होती हैं। दूसरी कौन सी है, आयरन लॉसेज। आपको पता है अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोगों के ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कि नहीं सर मैंने तो पढ़ा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने तो पढ़ा है क्या, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की अगर बात करें तो उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो मोटर है, चाहे वो अल्टरनेटर है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं, सभी किसके ऊपर वर्क करेगा, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन की बात आ जाती है, या इलेक्ट्रिसिटी किसी कॉइल के अंदर उत्पादन की बात आ जाती है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, डी फाई अपॉन डी टी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डी फाई अपॉन डी टी। इसे कहते हैं फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है ईएमएफ।
और इसे बोला जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। अब अलग अलग मशीनों में अलग अलग तरीके से उत्पन्न होता है। आप लोग इसी प्रिंसिपल को यूज करके ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन निकाल सकते हो, अल्टरनेटर की निकाल सकते हो, डीसी मोटर की निकाल सकते हो, या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, ईएमएफ इक्वेशन का मतलब विद्युत वाहक बल समीकरण, सिर्फ इसी से निकल जाएगी। हम देखेंगे भी आगे, चाहे ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन की बात करेंगे, चाहे अल्टरनेटर की बात करेंगे, चाहे किसी इलेक्ट्रिकल मशीन की और की बात करें, ईएमएफ इक्वेशन हमेशा इसी से निकलेगी। इसे बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेकिन दो तरीके के मशीन होती है, एक तो स्टैटिक मशीन होती है जिसको मैंने क्या बोला, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, कोई घूर्णमान पार्ट्स नहीं लिखा ना। ट्रांसफार्मर एक स्थितिज युक्ति है। क्यों है स्थितिज युक्ति? क्योंकि उसके अंदर कोई घूर्णमान पार्ट्स नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात? ट्रांसफार्मर के अंदर कोई यांत्रिक हानियां नहीं होती हैं। इसके अंदर कौन सी लॉसेज होते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। कौन से लॉसेज होते हैं? इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। ध्यान रखना कि साहब चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को दो भागों में कैसे बांटा गया। एक तो इस तरीके से देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तीन चीजों का होना अनिवार्य होता है। किस किस चीज का? पहली बात तो फ्लक्स का, दूसरी बात चालक का, और तीसरी बात उनके बीच में मोशन का। अपने दिमाग में एक स्थिर रख लो एक चीज को, फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का मान उतना ही ज्यादा होगा। 100 बातों की एक बात है, फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का मान उतना ही ज्यादा होगा। फ्लक्स का कटना, मान के चलो ये कॉइल है, मैं सिंपल वे में सिर्फ आपको समझाने की बात कर रहा हूं। मान के चलो ये कॉइल है, यहां पर एक कॉइल दूसरी रखी हुई है, इसके अंदर मैंने डीसी सप्लाई दी। कैसी दी? डीसी सप्लाई। और डीसी कैसा होता है? कांस्टेंट करंट होता है। होता है क्या? डीसी कैसी होती है? कांस्टेंट करंट। और आपको पता है फ्लक्स किस तरीके से उत्पन्न होता है? जब सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो उत्पन्न होती है मेरे भैया एमएमएफ के कारण। किसके कारण? एमएमएफ के कारण होती है ना। क्या होता है एमएमएफ? मैग्नेट मोटिव फोर्स, जिसे बोला जाता है चुंबकीय वाहक बल। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर होता है ईएमएफ, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ के अंदर होता है एमएमएफ। क्या होता है? मैग्नेट मोटिव फोर्स। उबासी मत लो, पानी पी लो। समझ रहे हैं? दिमाग को स्थिर रखो, तभी जाके, क्योंकि पार पड़ेगी। ऐसे तो उबासियां बहुत ले रहे हैं पहले से ही हम, ठीक है ना, उबासियां लेते आए अभी। एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेट मोटिव फोर्स। एन टर्नों की संख्या होती है, आई करंट होता है, तो इसके अंदर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। क्या होता है? वो चुंबकीय गुण का मान होता है धारा और टर्नों की संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर। समझ रहे मेरी बात? लेकिन चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है तो उस गुण का भी कुछ विरोध करता है। उस विरोध करने वाले गुण को कहते हैं रिलक्टेंस। क्या कहते हैं? रिलक्टेंस, प्रतिष्ठभ्य। जिस प्रकार से धारा का विरोध करता है कौन? प्रतिरोध। इसी प्रकार से हमारे फ्लक्स का विरोध करता है रिलक्टेंस। ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होता है वो इसी ईएमएफ के, एमएमएफ के कारण ही हमारा क्या फ्लो होगा? फ्लक्स फ्लो होगा, चुंबकीय फ्लक्स। जितना ज़्यादा एमएमएफ होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स होगा। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकालोगे? फाई बराबर होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। क्या होगा? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस ज़्यादा तो फ्लक्स कम, एमएमएफ ज़्यादा तो फ्लक्स। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, धारा का मान बढ़ेगा तो एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो एमएमएफ बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। 100 बातों की एक बात है, ध्यान रखना। लेकिन वो फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है, यदि डीसी दी है तो वो फ्लक्स, ध्यान रखना, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि धारा के मान में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो एमएमएफ के मान में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। और एमएमएफ के मान में चेंजेस नहीं आएगा तो फ्लक्स के मान में क्यों चेंजेस आएगा? फ्लक्स कब चेंज होगा? जब एमएमएफ चेंज होगा। और एमएमएफ कब चेंज होगा? जब या तो टर्नों की संख्या चेंज हो या करंट चेंज हो। क्या नहीं?
सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो डीसी में ना तो करंट चेंज हो रही है, ना टर्नों की संख्या चेंज हो रही है। जब करंट चेंज नहीं हो रही, टर्नों की संख्या चेंज नहीं हो रही, तो एमएमएफ क्यों चेंज होगा? एमएमएफ चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स कैसा गुजरेगा इसके अंदर से? सीधा। और सीधा फ्लक्स और स्थिर कॉइल, तो क्या फ्लक्स कटेगा? कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कब कटेगा? जब कॉइल को घुमाऊंगा। कब कटेगा? जब कॉइल को घुमाऊंगा। फिर तो अगर घुमा दी फिर स्टैटिक कहां रही? अगर घुमा दी तो स्टैटिक कहां रही? फिर तो ये डायनेमिक होगी। डायनेमिक वाला घूमने वाली। समझ रहे हैं मेरी बात? हम बात कर रहे हैं स्टैटिक डिवाइस की। तो क्या किया जाए? मैंने बोला एक तो फ्लक्स का होना जरूरी है, दूसरी बात कंडक्टर का होना जरूरी है, और तीसरी बात उसके बीच में मोशन का होना जरूरी है। मोशन मतलब गति। चाहे वो गति फ्लक्स के परिवर्तन के कारण हो, चाहे फ्लक्स को घुमाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें फ्लक्स चेंजेज होना अनिवार्य है ईएमएफ डेवलप करने के लिए। अब देखो यहां पर तो क्या किया जाए? दो ही तरीके हैं, या तो ये करंट की वैल्यू में कम ज्यादा किया जाए, या टर्नों की संख्या, वो पॉसिबल है नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, या फिर इसको घुमाया जाए। फिर तो मशीन यांत्रिक पावर की आवश्यकता होगी। तो क्या करें? ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं? एसी देते हैं। कैसी देते हैं? अब बताओ, एसी जब दी मैंने तो करंट की वैल्यू तो समय के साथ चेंज हो रही है ना? हो रही है नहीं हो रही? जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो एमएमएफ की वैल्यू भी इसी तरह से वेरी करेगी। जिस तरह से करंट की वैल्यू वेरी करेगी, एमएमएफ की वैल्यू वेरी करेगी ना, क्योंकि एमएमएफ तो उत्पन्न होता तो करंट और टर्नों से ही है। जब एक चीज तो फिक्स है लेकिन दूसरी चीज तो चेंज हो रही है ना। अब दूसरी चीज चेंज हो रही है तो क्या होगा? करंट चेंज होगा तो एमएमएफ चेंज होगा, और एमएमएफ चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। होगा या नहीं होगा? एमएमएफ चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है। और फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स कैसा होगा? जिस तरह से एसी का वेव फॉर्म है वैसी तरह से। अब मुझे ये बताओ, जब इस तरह से फ्लक्स चेंज होता हुआ इस कॉइल के अंदर से निकलेगा, क्या फ्लक्स कटेगा? है? एक ककड़ी को रखो, एक ककड़ी को रखो और चाकू ये घुमाते हुए चलो, ककड़ी कटेगी? कटेगी ना। तो फ्लक्स क्यों नहीं कटेगा भाई? कटेगा ना। चाहे आप चाकू को स्थिर रख लो, ककड़ी को घुमा दो, कटना तो ककड़ी को ही है। क्या चाकू कट जाएगा? चाहे आप कॉइल को घुमाओ, चाहे आप फ्लक्स को रोटेट करो, कटना फ्लक्स को ही है, कटना फ्लक्स को ही है। जितनी जल्दी चाकू को घुमाओगे ककड़ी उतनी तेजी से कटेगी। फ्लक्स को जितनी ज्यादा आप लोग क्या करोगे? परिवर्तित करोगे, उतना ज्यादा फ्लक्स कटेगा। और एक बात बताओ, एक चाकू की जगह पैरेलल में दो चाकू ले लिए तो ज्यादा काटेगा ना। तो एक फ्लक्स की वेव की जगह दो वेव होगी, तीन वेव होगी, चार वेव होगी, 4, 5, 10, अर्थात जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा कटेगा। कटेगा या नहीं कटेगा? तोड़ा काटने की मशीन देखिए, कुट्टी काटने की मशीन, उसमें क्या करते हैं? अपन पीछे से घास डालते हैं और उसको घुमाते हैं, क्या नहीं घुमाते? अगर उसमें घास का डेंसिटी कम होगा, घास का डेंसिटी कम होगा, मतलब घास कम होगा तो कम ही कटेगा। सिंपल सी बात है। किस घास कितना ज्यादा कटेगा किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि घास आपने उसके अंदर कितना डेंसिटी के साथ डाला है। आप बहुत कम डालते हैं तो वो क्या उलर उलर रहता है, और दबा के डाल दिया तो डेंसिटी ज्यादा होती है तो ज्यादा कटेगा। अब काटने वाला एक ही कटना लगा रखा है आपने तो एक चक्कर में एक ही बार कटेगा, और दो लगा दिया तो 2 बार कटेगा ना, क्या नहीं? और 4 लगा दिया तो 4 बार कटेगा, क्या नहीं? सही कह रहे हैं। तो वही बात यहां पर है कि फ्लक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा कटेगा, फ्लक्स की बल रेखाएं ज्यादा होंगी, है ज्यादा घास डालोगे तो ज्यादा कटेगी। सिंपल सी बात है। कम डालोगे तो कम कटेगी। और कितनी तेजी से घुमा रहे इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? वही बात यहां पर आ रही है। 100 बातों की एक बात है, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा, अर्थात d∅/dt। d∅/dt फ्लक्स कितना है, कितने समय में कट रहा है,
कम समय लगेगा तो परिवर्तन की दर ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। अब यहाँ पर देखो, मान के चलो 4 ही टर्न होती तो 4 टर्नों से निकल के वो आगे बढ़ जाता, 4 बार ही कटता। यहाँ पर टर्नों की संख्या ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा बार कटेगा, तो ज़्यादा ईएमएफ। यार सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा टर्न उतना ही ज़्यादा संपर्क में आएगा और उतना ही ज़्यादा फ्लक्स कटेगा। तो कहने का मतलब टर्नों की संख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ध्यान रखना, जितना ज़्यादा कटेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, और वैसी प्रकृति का होगा जितना कटेगा, क्या नहीं? तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट होगा। तो ईएमएफ डेवलप करने के लिए कंडक्टर का होना अनिवार्य है, फ्लक्स का होना अनिवार्य है, और उसके बीच में गति का। अगर दोनों स्थिर रहे, सापेक्ष गति होनी अनिवार्य है। ध्यान रखना इस चीज का, समझ रहे मेरी बात? ट्रांसफार्मर के अंदर कौन से लॉसेज होते हैं? आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज होते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। अब बताओ, जब मैंने दोनों कॉइलों को स्थिर रखा, उत्पन्न करने वाली और जिसमें हमारा फ्लक्स जा रहा है, तो कैसा हुआ? वो स्थिर रही ना दोनों, तो उसे इस प्रकार के ईएमएफ को कहा जाता है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसे कहा जाता है, कुछ मशीनें होती हैं जिसमें हम लोग कॉइल को घुमाते हैं तो उसे कहते हैं डायनेमिक, क्या कहते हैं? डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब दिक्कत क्या आती है, बच्चे ये कहते हैं सर, क्योंकि मैंने 1-2 दिन क्लास ली थी यहाँ पर, तो बच्चे बोले सर इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। इंग्लिश वर्ड, देखो हम लोग हर चीज़ को इंग्लिश में लिखने के साथ साथ हम हिंदी में भी ज़रूरी है लिखना, क्योंकि मैंने जो आजकल जो एग्जामिनेशन हो रही है उनके अंदर जो चीज़ देखी है वो ये देखा कि हिंदी लाइन में भी इंग्लिश वर्ड लिखे हुए आ जाते हैं, तो लिखाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है। बच्चे को आते हुए भी वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। कभी कभार कुछ लैंग्वेज ऐसी भी आ जाती है कि हिंदी में हम लोग उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। स्टैटिक इंड्यूस को हिंदी में कहते हैं स्थिर प्रेरित विद्युत वाहक बल, और डायनेमिक को कहते हैं घूर्णमान, क्या? घूर्णमान प्रेरित विद्युत वाहक बल। ऐसा किसमें होता है? घूर्णमान प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें होता है? घूर्णमान प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है मशीनों के अंदर। जैसे हमारी अल्टरनेटर की बात करें, मोटर की बात करें, कि साब मोटर के अंदर कहाँ उत्पन्न होता है? मोटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, होता ही नहीं तो मोटर घूमती ही नहीं, होता है। स्टार्टिंग में मोटर के अंदर ट्रांसफार्मर की तरह उत्पन्न होता है, और जब घूमने लग जाती है तो किसके अंदर की तरह उत्पन्न होने लगता है? हमारे अल्टरनेटर की तरह उत्पन्न होने लगता है। जब मोटर पढ़ाएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में ज़्यादा, है ना। तो इनके अंदर हमारा जो अल्टरनेटर वगैरह होता है उसमें डायनेमिक होता है, जबकि स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होता है? हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, स्थिर प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसमें कोई रोटेट पार्ट्स नहीं होता। तो ये स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है मेरे भैया। एक होता है अन्योन्य प्रेरण, क्या होता है? और एक और होता है क्या? स्व प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण को और क्या कहते हैं? सह प्रेरण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सह प्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ध्यान रखना, आपसे कहा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या अब जवाब दोगे? अब बताओ आप, क्या साहब अन्योन्य प्रेरण दूंगा? क्या इस पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर रहा? कर रहा है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर इस पर कार्य कर रहा है ना। तो आप अगर अन्योन्य प्रेरण जवाब देते हो तो क्या ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है ना? ऑटो ट्रांसफार्मर भी तो ट्रांसफार्मर है, क्या नहीं है? तो आपने फिर इसको जवाब कैसे दोगे, बताना मेरे भाई। हाँ, आपसे या तो ये सिर पे ऐसे पूछा जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लिखोगे स्व प्रेरण। और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि म्यूचुअल हमारा कोर टाइप या सेल टाइप ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो दोगे ये जवाब। लेकिन जब ऑप्शन में दोनों आ जाए तो दोनों भी लिख सकते हो, क्या नहीं? एक ही ऑप्शन में दोनों लिख दिया तो दोनों लिख सकते हो। लेकिन जब आपको ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये दे रखा है, एक ऑप्शन में ये दे रखा है, और एक ऑप्शन में ये दे रखा है,
समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहला ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों भाग तो इसी के ही है ना, ये दोनों भाग तो इसी के ही है, तो फिर आप इसको सही करोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि हम लोगों को देखना है सबसे सही कौन सा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाँ, जब आपको एक ऑप्शन में ये दे दिया, एक ऑप्शन में ये दे दिया, एक ऑप्शन में ये दे दिया, चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, ये दोनों, तब आप ये भी नहीं लिखोगे, यही लिखोगे। उसका रीजन, क्योंकि इसके अंदर तो ये भी आ जाता है। आई कुछ बात समझ में? हमें एग्जैक्ट सही देखना है। क्यों? क्योंकि करते तो वास्तव में इन्हीं दोनों के ऊपर ही हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में दोनों नहीं आए थे, सेकंड ऑप्शन में भी दोनों नहीं आए थे, थर्ड ऑप्शन में आ तो गए थे, लेकिन थर्ड ऑप्शन में मशीन भी आ रही थी, इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब अल्टरनेटर वगैरह भी आ रहे थे, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में दोनों ट्रांसफार्मर सारे कवर्ड हो रहे हैं। तो हम लोगों को इसलिए इनका आंसर यही देखना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो समझ में आ गया होगा। किसी एक चीज़ के बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि अन्योन प्रेरण तो भी मैं सही कह रहा हूँ, स्वयं प्रेरण तो भी मैं सही कह रहा हूँ, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन तो भी मैं सही कह रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जवाब आप इस तरीके से बना के रखोगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस नहीं रहे। अब क्वेश्चन, तभी तो स्टूडेंट कहते अरे सर मैं तो सही करके आया था, मेरे 80 क्वेश्चन सही थे, परसेंटेज गई है 75%, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहाँ से होगा सिलेक्शन? हाँ, आप लोगों के अनुसार सही थे, आप लोगों के अनुसार आपके इतने सही थे। तो आप क्या लिखोगे? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इनमें से कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, अन्योन प्रेरण पर तथा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पर कार्य करता है। ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करेगा? कार्य करेगा। जबकि सेल टाइप या कोर टाइप किस पे करते हैं? अन्योन प्रेरण। ये अर्थात ट्रांसफार्मर में स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस प्रकृति का होता है? स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसा होता है? स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि हम बात करते हैं किसी और इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो उसमें होता है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है? घूर्णमान प्रेरित विद्युत वाहक बल।
वो डिपेंड करता है स्टार डेल्टा स्टार्टर की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर कोर टाइप या सेल टाइप ट्रांसफार्मर ही होते हैं, तो वो हमारे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। समझ रहे मेरी बात। और बहुत सारे हाँ, ऑटो ट्रांसफार्मर के अलावा जितने भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो हमारे इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक स्कॉट कनेक्शन और होता है स्कॉट कनेक्शन, उसमें भी कुछ इस प्रकार का होता है कि उसमें कुछ भाग तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कुछ भाग स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो आगे कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना। स्कॉट कनेक्शन हुआ, हमारा टी कनेक्शन हुआ, B2B कनेक्शन हुआ है, टर्सरी वाइंडिंग हुई, इनके बारे में जब बात करेंगे, या स्टार टू डेल्टा कनेक्शन हुआ, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन हुआ, तो ये तो म्यूचुअल पे ही करते हैं, ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही करते हैं। चाहे स्टार टू डेल्टा की बात करूं या डेल्टा टू स्टार की बात करूं या स्टार टू डेल्टा की बात करूं, सभी म्यूचुअल कनेक्शन, B2B कनेक्शन की भी बात करूं या टर्सरी वाइंडिंग की भी बात करूं या टर्सरी कनेक्शन की भी बात करूं, तो वो उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। सिर्फ ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह से जब वो करता है जिसमें इलेक्ट्रिकल संयोजन हो, मैग्नेटिक संयोजन होता है या मैग्नेटिक कपलिंग होती है, तो वहाँ पर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। सिर्फ इलेक्ट्रिकल कपलिंग भी हो साथ में मैग्नेटिक कपलिंग के साथ साथ, तो वो करता है हमारा किस पर, स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज भी 20 मिनट की ऐसे ही निकल गई, वहाँ पढ़ा था मैं, फिर दोबारा चालू किया। कर ली दोबारा चालू। चलो बुढ़ापा आ गया यहाँ पे। तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशंस क्या है, यूजेज क्या है, ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या है। तो उपयोग अब मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, फिर दोबारा से ध्यान रखो उपयोग क्या है। यहाँ पर भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है यूजेज एप्लीकेशंस की अगर बात आती है, तो एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसकी उपयोग क्या होते हैं, वो देखो अलग अलग तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से पढ़े हैं। ऑप्शन में मैंने पहले भी बता दिया, थोड़ा समझाया। ऑप्शन में आप लोगों का पहला ऑप्शन आया कि वोल्टेज को बदलना, वोल्टेज को चेंज करना। दूसरा ऑप्शन आ गया फ्रिक्वेंसी को चेंज करना। तीसरा ऑप्शन आ गया पावर को चेंज करना। चौथा ऑप्शन आ गया ट्रांसफार्मर चेंज करता है या ऊर्जा को चेंज करना। ऐसी कंडीशन में आप क्या जवाब दोगे, वोल्टेज। क्या दोगे, वोल्टेज को चेंज करना। चलो एक आपको करंट को चेंज करना भी बोल दिया, आप किसका जवाब दोगे, अभी भी वोल्टेज दोगे। लेकिन आपको क्या कहा, एक जगह करंट दे दिया, एक जगह क्या दे दिया, करंट दे दिया, और यहाँ पर दे दिया ए और बी दोनों, तो आप इसको जवाब दोगे। समझ रहे मेरी बात। लेकिन जब आपको कुछ भी दे रखा है और आपको चौथा ऑप्शन दे दिया यूजेबल पावर को या उपयोगी पावर को चेंज करना, उपयोगी पावर को चेंज करना, को चेंज करना नहीं, प्रदान करना, प्रदान करना, ध्यान रखना, या ट्रांसफर करना। समझ रहे हो। उपयोगी पावर क्या होती है कि पीछे से तो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारी पावर, जो बड़ी लाइन होती है उसमें तो पावर कितनी है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है ट्रांसफार्मर वो पूरी की पूरी पावर को ट्रांसफर कर देता है। क्यों आप ये कह रहे हो पावर को चेंज नहीं करता, तो आपका दिमाग में यही आएगा कि भैया जितनी पीछे से पावर आ रही है पूरे को आगे भेज देगा, चेंज नहीं कर रहा था, क्या नहीं। तो ऐसा होता है क्या, अगर पूरी पावर घर पे पहुंच गई तो घर के ऊपर नहीं जल जाएंगे, क्या नहीं जलेंगे, तो क्या करेगा। उपयोगी पावर का मतलब जितना उपयोग में आ रही है उतनी ही पावर को आगे ट्रांसफर करता है, चाहे 100 kVA का ही ट्रांसफार्म क्यों ना हो। अगर 100 kVA के ट्रांसफार्मर पर पीछे मैंने सिर्फ 100 वाट का लोड लगा रखा है, कितने का, तो ये पीछे चाहे यहां पर 1,00,000 किलोवाट ही क्यों ना हो पावर, 1,00,000 किलोवाट ही पावर क्यों ना हो पीछे, इससे कोई मतलब नहीं है आगे कितना भेजेगा, 100 वाट। कितना भेजेगा, हाँ, वोल्टेज जरूर फिक्स रहेगा। मान के चलो इधर वोल्टेज है 400 वोल्ट, कितना है 400, और 100 वाट की पावर आ रही है, तो P बराबर V इंटू आई होता है मेरे भाई। तो I बराबर वोल्टेज तो 400 ही रहना है, I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन
V, तो वाटेज कितनी है 100 और नीचे कितना है 400। तो कहने का मतलब 1/4 एम्पियर अर्थात 0.25 एम्पियर की करंट लेगा। वोल्टेज चेंज नहीं होता है, वोल्टेज तो जो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग जो बना दिया है, मान के चलो ट्रांसफार्मर इस प्रकार का बना रखा है आपने कि 11 केवी को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो चाहे आप 100 वाट का कनेक्ट करो पावर लोड, चाहे 200 वाट का करो, चाहे 1000 वाट का करो, चाहे आप लोग ट्रांसफार्मर की क्षमता के बराबर करो, लोड पर वोल्टेज तो उतना ही रहेगा जितना वोल्टेज है। लेकिन क्या चेंज होता है? करंट। और पावर वही तो होती है, पावर वोल्टेज पता है करंट के मल्टीप्लाई में करेंगे तो वही क्या होगी? पावर। क्या साहब मैंने यहां पर वाट मीटर कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया? वाट मीटर की रीडिंग कभी कभार देखोगे तो इस रीडिंग के डिफरेंस में रहती है, मतलब इतनी नहीं रहती। क्या होनी तो इतनी चाहिए सर, क्योंकि खर्च तो 100 वाट ही किया है। नहीं, कभी कभार ये ज्यादा खर्च करता है। वाटेज आपने लगा रखा है इतना, वोल्ट मीटर एमीटर 100 वाट का उपकरण लगा रखा है और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से ज्यादा आएगा। कभी कभार क्या आएगा? 100 से ज्यादा आएगा। क्या साहब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जबकि रियलिटी में वास्तविकता में 100 ही आना चाहिए ना, क्योंकि आपने 100 वाट का कोई भी उपकरण लगाया, एक ट्यूबलाइट लगा दी 100 वाट की, क्या लगा दी? ट्यूबलाइट। तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल 100 वाट होना चाहिए ना, क्योंकि 100 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक पावर क्या होती है? रियल पावर होती है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ये पावर फैक्टर कर देता है दिक्कत। इस पावर फैक्टर किसको बढ़ाएगा? करंट। किसको बढ़ा देता है? करंट। समझ रहे हैं मेरी बात? पावर फैक्टर की वजह से पावर हमारी ज़्यादा कंज्यूम होने लग जाती है। समझ में आ रही कुछ बात है? हमारा 100 वाट से ज़्यादा आने लगेगी। और मान के चलो खर्च तो वास्तव में कितना किया? 100 वाट और आ गई 110 वाट, तो इसमें भाग दे लो। वाट मीटर की रीडिंग तो 100 वाट ही होगी, लेकिन वास्तविकता में वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग का गुणनफल क्या होगा? हो सकता है 100 से ज़्यादा होगा। जबकि होनी उतनी चाहिए थी। वो कब होगी? जब आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा रखा है, प्रतिरोध। अगर कोई कॉइल वाला ट्यूबलाइट लगाइए तो ट्यूबलाइट में कॉइल होती है, होती है क्या? नहीं होती। चौक नहीं होता ट्यूबलाइट में, तो चौक के अंदर क्या होता है? कॉइल। वो इंडक्टेंस जनरेट करती है, उत्पन्न करती है इंडक्टेंस, जिसके कारण पावर फैक्टर लैगिंग में चला जाता है। पावर फैक्टर, अरे साथ साथ काम नहीं करते। पावर फैक्टर क्या होता है इधर समझो, मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ पावर फैक्टर से पावर कैसे कम होती है। 100 बातों की एक बात यहाँ पर करता हूँ। पावर फैक्टर की पावर इसलिए कम होती है, इधर देखो आप लोग, एक छोटी सी एग्जांपल देके चलूँ। यहाँ पर वैल्यू दिखा देता हूँ वोल्टेज की, करंट की। मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे कम हो जाती है। क्या होती है इलेक्ट्रिकल वेव में? वोल्टेज और करंट होती है। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है? इकाई पावर फैक्टर में क्या होता है? वोल्टेज और करंट साथ चलती है। क्या चलती है? मैं ये किसको दर्शाती है? ये बीच वाली ये जो किसको दर्शाएगी? टाइम को। किसको दर्शाएगी? समय को। मैं इस समय पर पावर निकालना चाहता हूं। ये समय कुछ ना कुछ तो होगा ना। इस समय पर पावर निकालना चाहता हूं कि इस समय पर इस वेव के अंदर पावर कितनी है। तो देखो, इस समय पर ये यहां पहुंच रही, तो मतलब यूं मान के चलो आप, तो 5 मान लो, यहां पर 5 है। कितनी है? 5। वोल्टेज भी यही, करंट भी यही, तो 5 पावर क्या होती है? V इंटू आई। आई भी कितनी है? 5। वोल्टेज और करंट गुणनफल कितना हो गया? 25 वाट। होगी नहीं होगी? यही होगी। होगी नहीं होगी? अगर पावर फैक्टर इसके अंदर होता तो वोल्टेज तो यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट यहाँ से या पीछे या आगे डेवलप होती नहीं होती? होती ना। अगर मान के चलो यहाँ से डेवलप हुई, थोड़े समय बाद डेवलप हुई हमारी क्या? करंट। तो करंट अपना वेव कैसे बनाएगी? इस तरीके से बनाएगी, नहीं बनाएगी?
करंट अपना वेव कैसे बनाएगी, इस तरीके से बनाएगी ना बनाएगी, मुझे तो ये बता दो तुम, बनाएगी नहीं बनाएगी। अब देखो वोल्टेज तो कितना है 5 और करंट कितना हो गया 2.5 हो गया नहीं हो गया। इस समय पर करंट की वैल्यू तो 2.5 है, तो P बराबर V इंटू आई होता है 5 इंटू 2.5 10 12.5। यहाँ कितना था, यहाँ पर पावर कितनी होगी बता, कितनी होगी, कम होगी ना, हुई नहीं हुई, किसके कारण हुई, इस पावर फैक्टर के कारण। इसे बोला जाता है पावर फैक्टर। इसे क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। कम होगी ना पावर, क्योंकि उस समय पर वोल्टेज तो चलो उतना ही है, लेकिन करंट क्या, करंट तो यहीं क्रॉस की ना, तो करंट तो इतनी हुई ना, यहाँ पर ये देखो इतनी करंट है। कैपेसिटर अगर लगा होता तो इधर पहुंच जाती, तो वोल्टेज कम हो जाता। बात वही आती, वोल्टेज क्या होता, कम होता, करंट क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। मतलब उस समय ड्यूरेशन के अंदर, मतलब कहने मतलब पावर हमेशा क्या होनी है, कम होनी है, चाहे लैग हो चाहे लीड हो, मैक्सिमम पावर की तुलना में। किसकी तुलना में, मैक्सिमम पावर कब होगी, जब हमारा वोल्टेज और करंट क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, तभी पावर हमारी क्या होगी। तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो आप लोग ये कह सकते हो, वोल्टेज को चेंज करना या करंट को चेंज करना तो है ही है, लेकिन पावर का उपयोग ही पावर को ट्रांसफर करती है, अर्थात जितनी उपयोग में आती है उतनी पावर को ट्रांसफर करेगी। मैंने आपको समझाई ये चीज कि कितनी, तो आप कह सकते हो ट्रांसफार्मर का कार्य, ट्रांसफार्मर का कार्य है मुख्य कार्य जो है स्थिर पावर, स्थिर आवृत्ति, स्थिर ऊर्जा पर यूजेबल पावर अर्थात उपयोगी पावर को ट्रांसफर करना है, उपयोगी पावर को ट्रांसफर करना है। मैंने बोला ट्रांसफर कैसे करता है, कि भैया प्राइमरी को दे रहे पावर, तो हम लोड तो सेकेंडरी पर हो रहा ना उपयोग, तो अरे उपयोग जो करेंगे आज मैं उपयोग कर रहा हूं, तो ये सेकेंडरी से ही तो मिल रही है मुझे, तो ये पावर ट्रांसफर होके आ रही है ना, प्राइमरी दी तो प्राइमरी को, वहां से ट्रांसफर उतनी ही करेगा जितनी यूज आ रहा है। अरे मेरे गोदाम में तो सामान बहुत बड़ा है, भरा है, जितनी यूज है उतना ही तो निकालूंगा भाई। वही बात है यहां पर आ रही है, पीछे तो पावर बहुत है, ट्रांसफार्मर उतना ही पावर आगे डिलीवर्ड करेगा जितनी पावर उपयोग में है, लेकिन एक चीज को फिक्स रखेगा, वोल्टेज को। किसको फिक्स रखेगा, कितना फिक्स रखेगा, जितना ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है। 400 वोल्ट अगर सेकेंडरी में मिल रही है, तो चाहे वो वोल्टेज क्या हो, चाहे वो कितना भी लोड हो, वोल्टेज हमेशा 400 वोल्ट ही रहेगा। हमारे घरों पर 230 वोल्ट आ रही है तो 230 वोल्ट ही रहेगी, चाहे वो हमारे क्या हो, करंट कितना भी लोड बढ़ाएंगे तो एक वैल्यू चेंज होती जाएगी, करंट क्या वैल्यू चेंज होती जाएगी, करंट। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि मान के चलो पीछे से एक ट्रांसफार्मर के पीछे से जो लाइन आ रही है, पीछे से जो लाइन आ रही है ट्रांसफार्मर में, वो 1 लाख वाट की है। उसमें कितनी है, एक 10,000 ही मान लो, 10,000 वाट की पावर है। कितनी वाट पावर है, 10,000 वाट की है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन आगे मैंने बात की, आगे अगर बात की तो सिर्फ मैंने मान के चलो 1000 वाट का लोड ही कनेक्ट किया। कितने वाट का, 1000 वाट का ही लोड कनेक्ट किया, 1000 वाट का लोड कनेक्ट किया। और इस ट्रांसफार्मर की क्षमता 5 kVA, कितनी है, 5 kVA। अर्थात 5 kVA का मतलब समझ रहे हो, ये चाहे पीछे से कितनी ही पावर है इससे कोई मतलब नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा अगर आगे कितना ट्रांसफर करेगा, 5000 वाट। कितना ट्रांसफर करेगा, 5000 वाट की इसकी क्षमता है। अगर ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो ये जल जाएगा, समझ रहे मेरी बात।
5000 वाट ही ट्रांसफर करेगा। इसकी ज़्यादा से क्षमता, एक पाइप के अंदर से जितना पानी निकल सकता है पर सेकंड उसकी कैपेसिटी है। अगर ज़्यादा पानी निकालने का प्रेशर डालोगे तुम लोग, पाइप फट जाएगा, पाइप फट जाएगा। प्रेशर डाल के निकाल तो दिया, अरे तुम इलेक्ट्रिसिटी को जबरदस्ती खींचोगे यार कि नहीं मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो फटेगा ना, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। है, समझ रहे मेरी बात? तो वही बात यहाँ पर हो रही है। ट्रांसफार्मर के ऊपर मान के चलो ज़्यादा, मैंने यहाँ पर 1000 वाट का लोड कनेक्ट किया, मान के चलो वोल्टेज मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है 200 वोल्ट, ट्रांसफार्मर रेशो करंट में वोल्टेज फिक्स रहेगा, तो यहाँ पर करंट होगी P/V। क्या होगी? P/V, मतलब 1000 वाट का आपने लोड किया और 200 वाट की क्या है हमारे, तो 5 एम्पियर का करंट ये लेगी। समझ रहे मेरी बात? कि अधिकतम कितना कर सकते हैं? अधिकतम 5000 वाट का लोड कनेक्ट कर सकते हैं और कितनी करंट लेगा उस टाइम पर? 25 एम्पियर की करंट लेगा। मतलब हमारी ये कैपेसिटी होती है मशीनों की, वो करंट के अकॉर्डिंग मेजर बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? करंट के अकॉर्डिंग, कि इसकी क्षमता इतने करंट की है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा करंट होगा तो ये मशीन जल जाएगी। तो ट्रांसफार्मर 5 kVA का ट्रांसफार्मर है, यदि 200 वोल्ट के लिए बनाया तो करंट कैपेसिटी कितनी रहेगी उसकी? 25 एम्पियर। 25 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट हुआ तो वो ओवरलोड हो जाएगी, चाहे वो 25 एम्पियर की करंट 4000 वाट पे ही क्यों ना हो। 4000 वाट पे भी क्या सर क्यों होगी? 4000 वाट पे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पावर फैक्टर लो होता है, इसलिए भी हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए भी हो जाती है। तो ध्यान रखना 25 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं लेनी चाहिए तब तक। और क्या ट्रांसफर किया इसने? अगर मान के चलो 2000 वाट का लोड कनेक्ट किया तो 2000 वाट का यूनिटी पावर फैक्टर पर कितना करंट लेगा ये? 10 एम्पियर। तो उतनी ही पावर ट्रांसफर की इसने जितनी खर्च कर रहा है। और मान के चलो भैया मेरे यहां पर इस मान के चलो 100 वाट का ही एक बल्ब लगाया और तुम कह रहे हो, तुम जैसा बोलना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो यहां पर करंट आ जानी चाहिए थी। 5000 वाट का था भैया, ये 5 kVA का था, 200 वोल्ट मिल रहा है और तो 25 एम्पियर करंट आती। क्या 25 एम्पियर करंट आती तो क्या 100 वाट का बल्ब झेल पाता उसको? पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। 2 एम्पियर की आएगी, उतनी ही पावर आएगी जितनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए तो उपकरण विदाउट ट्रांसफार्मर अगर कभी कनेक्ट कर देते हैं तो जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उपयोगी पावर को ट्रांसफर करना, यूजेबल पावर को ट्रांसफर करना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ये। और इसके अलावा और क्या है? वोल्टेज को चेंज करना ट्रांसफार्मेशन रेशो के अनुसार। पूरा लिखा करो, फार्मेशन अनुपात के अनुसार वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अनुसार वोल्टेज और करंट को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना, ये हमारा किसका कार्य है? ट्रांसफार्मर का कार्य है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये किसका कार्य है? ट्रांसफार्मर का। स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, ठीक है? ये हमारे ट्रांसफार्मर का कार्य है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर में कोई भी यांत्रिक हानि नहीं होने से इसकी दक्षता उच्च होती है। लगभग 95% से 98%। कितनी? 95 to 98%। दक्षता की अगर बात करें तो सबसे कम रहेगी कोर टाइप की। किसकी?
कोर टाइप की सबसे कम रहेगी, उससे ज़्यादा रहेगी सेल टाइप की, उसके बाद रहेगी वेरी टाइप की, उसके बाद रहेगी ऑटो ट्रांसफार्मर की, और उससे भी ज़्यादा रहेगी किसकी, आदर्श ट्रांसफार्मर की। किसकी रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आदर्श ट्रांसफार्मर की कितनी रहती है, 100%, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 98 नहीं, 100%, 100%। आदर्श ट्रांसफार्मर इज ए आइडियल ट्रांसफार्मर, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आयरन लॉसेज कभी भी लोड पर निर्भर, सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर, सप्लाई वोल्टेज, आपने कितना वोल्टेज प्रदान कर रहे हो, क्योंकि हाँ, फ्लक्स डेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो भी चेंज होगा, तो लेकिन फ्रिक्वेंसी लोड के कारण थोड़ी चेंज होती है। फ्रिक्वेंसी तो हम लोग जनरेशन स्टेशन के कारण चेंज होती है। फ्रिक्वेंसी कभी भी लोड के ऊपर डिपेंड थोड़ी करेगी यार। फ्रिक्वेंसी तो जनरेट कहाँ कितनी हो रही है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे प्राथमिक में अधिक वोल्टेज है, सेकेंडरी में कम करती है, फिर वो डायग्नोसिस नहीं, प्राइमरी में जितना वोल्टेज दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। गिवन वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लक्स बना तो प्राइमरी से ही है ना, सेकेंडरी में तो फ्लक्स ट्रांसफर हुआ है। क्लियर। अब हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है, ट्रांसफार्मर के एडवांटेज क्या है पढ़ना। बेसिकली अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है हम लोगों ने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाई जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली एडवांटेज की बात करें, पहली एडवांटेज है ट्रांसफार्मर की संरचना जो होती है वो बहुत ईजी रहती है, कोई जटिल संरचना नहीं रहती, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर की संरचना ईजी रहती है। ट्रांसफार्मर की संरचना आसान होती है। दूसरी बात ये क्या है,
फायदे या हमारे दक्षता होती हाँ ट्रांसफार्मर के लाभ एडवांटेज। दूसरी बात, प्रति केवीए कॉस्ट, प्रति केवीए कॉस्ट या लागत अन्य इलेक्ट्रिकल मशीनों की तुलना में कम होती है। अन्य विद्युत मशीनों की तुलना में कम होती है। जैसे मान के चलो, सपोज करो 1 केवीए का एक अल्टरनेटर लिया, 1 केवीए का एक ट्रांसफार्मर लिया, क्षमता दोनों की बराबर है 1 केवीए, लेकिन ट्रांसफार्मर सस्ता आएगा और अल्टरनेटर क्या आएगा, महंगा आएगा। समझ रहे बात? प्रति केवीए कॉस्ट। उसमें वाली अधिक होगी, इसमें कम होगी। हाँ, उसके अंदर रोटेट पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर रोटेट पार्ट्स नहीं होते हैं। ये इसकी संरचना जी होती है, इसमें थोड़े से पार्ट्स होते हैं तो लागत कम आती है, सिंपल सी बात है। उसमें पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, उसका मैकेनिकल मैकेनिज्म जो है, यांत्रिक यंत्रावली है, वो जटिल है। इसकी यांत्रिक यंत्रावली इसके अंदर होती नहीं है, इसमें सिंपल सी मैकेनिज्म कोई गुणमान पार्ट्स है नहीं, क्या नहीं। तो दूसरी बात, स्टैटिक होने की वजह से यांत्रिक हानियां नहीं होती। जिससे दक्षता क्या होती है, लगभग कितनी 95 to 90। दूसरी बात, इजीली मेंटेनेंस होता है, आसानी से, अनुरक्षण लागत ज़्यादा नहीं होती। आप ये कह सकते हैं अनुरक्षण लागत ना के बराबर होती है, कम होती है। इजीली ऑपरेट किया जा सकता है या आसानी से इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। आसानी से इंस्टॉलेशन का मतलब होता है उसकी इंस्टॉलेशन करना, मतलब उसकी लगाना। आसानी से लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ऑपरेटिंग आसान होती है, ऑपरेटिंग मतलब उसको चालू करना आसान होता है। किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं। समझ रहे बात? खुले में कहीं पे भी लगा दो, किसी भी स्थान पर इसको लगाया जा सकता है। वातावरण का कोई खास प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, वातावरण का कोई खास प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। ये हमारी क्या रहती हैं, इसके अंदर कुछ एडवांटेज होते हैं ट्रांसफार्मर के, लाभ होते हैं ट्रांसफार्मर के, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं।